नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के यूनिट 4 का टॉपिक है आज का हमारा। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन और उनका शिक्षा दर्शन क्या था, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके बीएड सेकंड सेमेस्टर में हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे बना रखा है। तो किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस टॉपिक का वीडियो आप देख सकते हैं। और उनका PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको अपने बीएड के एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ के आप हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और उनका लाभ उठा रहे हैं, आप भी वहाँ पे जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी जगहों पे जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी अपडेट जो आता है वो हम इन जगहों पे अपडेट करते हैं। जैसे PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है, ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को अगर आप यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करना है, कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट देते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन दर्शन और उनका शिक्षा दर्शन क्या था। इससे पहले वीडियो में हमने गांधी जी के बारे में बात की थी, महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन और उनका शिक्षा दर्शन क्या था उसके बारे में बात की थी और पूरा वीडियो हमने आपको दिया था और बहुत सारे बच्चों ने उसको लाइक भी किया है। तो आज की वीडियो में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो आएगा वो गिज्जू भाई का आएगा एंड देन फिर उसके बाद कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ टॉपिक छूट गए। छूटा नहीं है कोई टॉपिक, सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। जैसे अभी इसके बाद हम गिज्जू भाई का लेके आएंगे, उसके बाद फिर वनस्थली है और आपका वनस्थली के बाद फिर NCF है, NCFT है ना, और कुछ मॉडल्स हैं। तो वो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सारा वीडियो आपको मिलेगा। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम समय से कंप्लीट कर देंगे, हमें अपने आप पे खुद पे भरोसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कि उनका संक्षिप्त परिचय एक बार देख लेते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का संक्षिप्त परिचय क्या है, तो इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 1861 मतलब 1861 टू 1941 ये क्या थे। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसफर और चित्रकार और शिक्षाविद थे। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, फिलोसफर, पेंटर एंड एजुकेशनिस्ट थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो बॉर्न ऑन 7 मई इन 1861 इन कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता के जोरा सांको ठाकुरबाड़ी जगह पे इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। इनका जो साहित्यिक योगदान है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि साहित्यिक योगदान इनका क्या है, लिटरेचर में इनका क्या योगदान है। जैसा कि आपको पता है कि ये नोबेल प्राइज़ इनको मिला था और इनके लिटरेचर जो इनका मतलब साहित्यिक योगदान है उसी के लिए मिला था। तो ही रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर गीतांजलि। ठीक है, तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था कब, 1913 में। इन्होंने कुछ संस्थानों की भी स्थापना की, वो कौन से थे, ही फाउंडेड शांति निकेतन। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की 1901 में, विच लेटर बिकम विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन 1921, जो बाद में 1921 में क्या बन गई, विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और वही शांति निकेतन बाद में क्या हुआ, 1921 में क्या बन गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बन गया। तो इस तरह से हमने संक्षिप्त परिचय देखा कि इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरा सांको ठाकुरबाड़ी जगह पे हुआ था। और इनका जो मतलब साहित्यिक योगदान था उसके बारे में हमने देखा कि इनको नोबेल प्राइज मिला था कब, 1913 में फॉर गीतांजलि के लिए। और इस तरह से इनका संक्षिप्त परिचय हमने देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि इनका जो जीवन दर्शन था उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि टैगोर जी का जीवन दर्शन क्या था, फिलॉसफी ऑफ लाइफ इनका। तो टैगोर जी का जो जीवन दर्शन है उसमें क्या था कि मिक्सचर था, भारतीय आदर्शवाद और पश्चिमी उदारवाद का संगम था। टैगोर्स फिलॉसफी इज अ सिंथेसिस ऑफ इंडियन आइडियलिज्म एंड वेस्टर्न लिबरलाइजेशन। तो
इनका जो जीवन दर्शन था उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इनके अनुसार मतलब इनमें क्या था कि मानवतावाद है ना। तो इनका ये मानना था कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की क्या है, सेवा है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस ऑफ गॉड, सर्विस टू गॉड ना। मतलब इनका ये मानना था कि मानवता की सेवा अगर हम मतलब मानव जो प्राणी हैं या कोई भी जीव जंतु हैं उनकी अगर सेवा करेंगे तो वही क्या है, सच्ची ईश्वर की सेवा है। प्रकृतिवाद के हिसाब से मतलब ये प्रकृतिवाद के बारे में क्या सोचते थे, तो प्रकृति को शिक्षक मानते थे। इन रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रकृति को क्या मानते थे, शिक्षक मानते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को प्रकृति के सानिध्य में ही रहना चाहिए और प्रकृति से ही सीखना चाहिए। भाई अगर हम प्रकृति को शिक्षक मानते हैं तो जाहिर सी बात है हम उससे सीखेंगे, ठीक है। तो इनका यही मानना था कि प्रकृति को शिक्षक की तरह ट्रीट करो और उससे कुछ ना कुछ उसके सानिध्य में रह के सीखते रहो। आदर्शवाद इनके अनुसार क्या था, तो ये सत्य, शिव और सुंदर, ट्रूथ, गॉडनेस एंड ब्यूटी में ही अटूट विश्वास करते थे। विश्व बंधुत्व के बारे में इनकी जो सोच थी वो ये थी कि वे वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते थे। मतलब ये मानते थे कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। He believed in the concept of वसुधैव कुटुंबकम, मतलब the world is one family। स्वतंत्रता के बारे में क्या इनका विचार था, तो भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया था। तो इस तरह से हमने देखा कि इनका जो जीवन दर्शन था उसके बारे में हमने अध्ययन किया और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, मानवतावाद देखा, ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड और फ्रीडम के बारे में इनका क्या विचार था उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या था। तो एजुकेशन के बारे में क्या इनके थॉट्स थे, क्या विचार थे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए टैगोर के अनुसार शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को पूरी सृष्टि के साथ सामंजस्य में लाती है। मतलब के अनुसार शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ क्या दे, जो हमको सूचना दे, मतलब किसी भी चीज़ को समझने सोचने की क्षमता दे, बल्कि वो हमारे जीवन को पूरी सृष्टि के साथ किसमें सामंजस्य में ले आए, ठीक है। इस तरह का एजुकेशन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर, एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मेरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस, मतलब सभी के साथ क्या हो, हमारा सामंजस्य बन सके। इनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और क्रिएटिव होनी चाहिए। मतलब कि शिक्षा बच्चों मतलब जो एजुकेशन होना चाहिए वो बच्चों को केंद्र में रख के मतलब करनी चाहिए, ठीक है। और क्रिएटिव होनी चाहिए, मतलब शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सके, ऐसा इनका मानना था कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उद्देश्य क्या था, मतलब इनके अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थी का शारीरिक विकास कर सके, मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट कर सके, मानसिक विकास कर सके, मेंटल डेवलपमेंट कर सके और मोरल डेवलपमेंट कर सके, एस्थेटिक डेवलपमेंट मतलब सौंदर्य बोध कर सके और कैसा हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब आध्यात्मिक विकास कर सके। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इनके अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए वो ना उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उद्देश्य में हमने यही सारी चीज़ें देखी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सौंदर्यबोध और आध्यात्मिक विकास पर फोकस होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि शारीरिक विकास में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि योग, खेल और प्रकृति के बीच क्या मतलब बीच क्या होना चाहिए, व्यायाम, ठीक है। और मानसिक विकास अगर होगा तो मानसिक विकास में क्या चीज़ें होंगी, चिंतन मतलब तार्किक चिंतन बढ़ेगा और जिज्ञासा को बढ़ावा मिलेगा। नैतिक विकास अगर होगा तो उससे क्या होगा, मानवीय मूल्यों और सहानुभूति का विकास होगा, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एम्पैथी, ठीक है। सौंदर्य बोध का डेवलपमेंट होगा तो उसमें क्या होगा, कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से संवेदनशीलता आएगी, ठीक है, सेंसिटिविटी आएगी, इस तरह से इनका मानना था, ठीक है। आध्यात्मिक विकास की बात करें तो आध्यात्मिक विकास में आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का अनुभव भी इसमें शामिल है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ गॉड ना, ईश्वर के बारे में अनुभव करना। तो इस तरह से इनका जो उद्देश्य था कि मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, उसका ये उद्देश्य होना चाहिए, उसके बारे में हमने एक एक करके यहाँ पर बात की। अब हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यक्रम संबंधी करिकुलम से रिलेटेड इनके क्या विचार थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए टैगोर जी का जो करिकुलम को लेकर थॉट्स था, जो उनका विचार था वो क्या था, उसमें उनका ये मानना था कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो शिक्षार्थी का क्या कर सके, सर्वांगीण विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। इनके अनुसार करिकुलम में कला
कला और संगीत को जगह मिलनी चाहिए, है ना। बिना संगीत के बिना शिक्षा क्या होगी, अधूरी होगी, ऐसा इनका मानना था। हस्तकला को इसमें जगह मिलनी चाहिए, हैंडक्राफ्ट को। तो आत्मनिर्भरता के लिए बुनाई और खेती आदि भी इसमें शामिल करना चाहिए। मतलब कि इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें शिक्षा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपका कला होनी चाहिए, आर्ट वगैरह होना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट, मतलब बच्चा ऐसा मतलब इस तरह से एजुकेट हो कि उसका सर्वांगीण विकास हो, जिसमें उसका आर्थिक विकास हो, है ना, शारीरिक विकास हो, ठीक है, और मतलब हर तरह का उसमें विकास की बात करी इन्होंने। प्रकृति अध्ययन मतलब नेचर स्टडी, पौधों और पशुओं का अवलोकन करना, लिटरेचर मतलब विश्व साहित्य और मातृभाषा का अध्ययन। तो इस तरह से इनका विचार था कि जो करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो सर्वांगीण होना चाहिए और उसमें इन सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए। टैगोर जी के अनुसार शिक्षण विधियां क्या अपनानी चाहिए एक शिक्षक को, कि अगर मान लीजिए बच्चों को शिक्षित करना है, पढ़ाना है, तो क्या शिक्षण विधियां अपनाना चाहिए। तो टैगोर जी का मानना था कि जो रटने वाली शिक्षा है, जो रटने वाली मतलब पद्धति है, उसका ये क्या थे, घोर विरोधी थे। टैगोर वॉज अगेंस्ट रोट लर्निंग, मतलब ये रटन विद्या के बिल्कुल खिलाफ थे। इनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक क्या कर सके, कुछ करके सीखे, मतलब अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बच्चे को का ज्ञान बढ़ना चाहिए। इनके अनुसार ऑब्जर्वेशन मेथड बेस्ड है और डिस्कशन मेथड भी मतलब पर ये फोकस करते थे। तो एक तो इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, मतलब टीचिंग जो शिक्षण होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कुछ करके बालक सीखे, है ना, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। और ऑब्जर्वेशन मेथड को फॉलो करना चाहिए, मतलब प्रकृति को देख के सीखना, ठीक है। और डिस्कशन मेथड, छात्र और शिक्षक के बीच खुला संवाद होना चाहिए, उससे बालक को सिखाना चाहिए। तो इस तरह शिक्षण विधियों में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, एक तो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, मतलब कुछ करके सीखने वाली, और दूसरा अवलोकन करके, और तीसरा चर्चा विधि मतलब डिस्कशन मेथड भी शामिल होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक शिक्षक और विद्यार्थी का क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि शिक्षक एक माली की तरह होना चाहिए, मतलब एक गार्डनर की तरह होना चाहिए, जो जैसे माली क्या करता है, पौधों को बढ़ने में मदद करता है, उसी तरह शिक्षक जो है, शिक्षार्थी मतलब जो बच्चे हैं, उनको उनकी ग्रोथ के लिए क्या करे, उनकी हेल्प करे। तो यहाँ पे इनका ये मानना था कि शिक्षक क्या होना चाहिए, एक माली, एक गार्डनर के रूप में होना चाहिए। और विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए, तो इनके अनुसार विद्यार्थी एक्टिव एक्सप्लोरर होना चाहिए, मतलब सक्रिय अन्वेषक होना चाहिए। वो मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ श्रोता बन के ना रहे, वो हमेशा क्या हो, एक्टिव हो, है ना, मस्ट बी एन एक्टिव एक्सप्लोरर, मतलब वो सक्रिय अन्वेषक की तरह होना चाहिए एक विद्यार्थी। अनुशासन के बारे में क्या ख्याल था इनका, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि टैगोर जी अनुशासन मतलब जो बच्चों पर अनुशासन रखा जाना चाहिए उसका वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो गांधी जी बाह्य अनुशासन के सख्त खिलाफ थे। इनका ये मानना था, जैसे गांधी जी का हमने देखा था कि वो भी यही कहते थे कि बाह्य अनुशासन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाह्य अनुशासन हमेशा अगर बच्चा अनुशासन में है और बाहर से कोई मतलब डिसिप्लिन उन पे इम्पोज किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो डरबस उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। वही चीज़ इनका भी था कि अगर बाह्य अनुशासन आप रखेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा डरबस उस चीज़ को फॉलो करेगा। लेकिन अगर बच्चे के अंदर स्वतः ही अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन हम जगा पाएँ तो वो बेस्ट होगा, बच्चा खुद ही अनुशासन में रहना सीख लेगा। ही सपोर्ट किस चीज़ के सपोर्ट में थे ये, तो सेल्फ डिसिप्लिन के सपोर्ट में थे। इस तरह से इनके अनुसार अनुशासन बाह्य नहीं होना चाहिए, उसके ये सख्त खिलाफ थे। और वे हमेशा स्वतंत्र अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन के समर्थक थे। तो इस तरह से हमने देखा कि टैगोर जी के हिसाब से जो अनुशासन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अब कुछ इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो टैगोर जी का जो शिक्षा दर्शन है उसका क्या गुण है और उसकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इधर देखिए मेरिट्स है और इधर डीमेरिट्स है, ठीक है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला देखिए फर्स्ट क्या है कि अगर मेरिट की बात करें तो इनके अनुसार जो इनका शिक्षा दर्शन था वो क्या था, उस पर इन्होंने सर्वांगीण विकास पर जोर दिया, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता होनी चाहिए, मतलब क्रिएटिविटी और आर्ट का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जॉयफुल हो, स्ट्रेस फ्री हो, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि बच्चा तनाव युक्त हो और वो तनाव में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, ऐसा नहीं। शिक्षा हमें इस तरह से देनी है कि बच्चे में क्या हो, इंटरेस्ट पैदा हो, वो उसको
एंजॉय कर सके, इस तरह से होनी चाहिए। डीमेरिट्स की बात करें तो सर्वांगीण विकास पर यहाँ पे तो ये एक महंगी प्रणाली थी और सबके लिए संभव नहीं थी। उस समय जानते हैं कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो हर बच्चे के लिए ये संभव नहीं था कि वो इसको अफोर्ड कर पाए, या हर पेरेंट्स के लिए ये संभव नहीं था कि उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए, क्योंकि उस समय ऐसा मतलब कमाई का कोई बहुत साधन नहीं था, कोई इस तरह के मार्केट नहीं थे जहाँ पे जो आप अभी देखते हैं कि किसान लोग जो अनाज वगैरह बेच के मतलब पैसे वगैरह उनको मिलते हैं, तो उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो ये उस समय के हिसाब से चीज़ों को सोचते थे। आधुनिक औद्योगिक कौशल की कमी थी। जब आप आर्ट और क्राफ्ट और इस सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप औद्योगिक जो आपका इंडस्ट्रियल स्किल है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो इस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्किल उसमें नहीं आ पाता, ये इसकी डिमेरिट्स थी। और सरकारी परीक्षा प्रणाली के साथ सामंजस्य कठिन था, मतलब डिफिकल्ट टू अलाइन विद गवर्नमेंट एग्जाम सिस्टम। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल एजुकेशन लेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें फिर जो गवर्नमेंट द्वारा एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते हैं उसके साथ आप सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इनका जो मतलब इनका जो शिक्षा दर्शन था उसकी मेरिट क्या थी और डीमेरिट क्या थी, इसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। अब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसका हम निष्कर्ष देख लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन किस पर आधारित है? मानवतावाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को केवल डिग्रीधारी बनाना नहीं बल्कि एक पूर्ण मानव मतलब कंप्लीट ह्यूमन बनाना है। आज की नई शिक्षा नीति NEP 2020 में उनके अनुभव आधारित एवं कला एकीकृत शिक्षा के विचार बहुत प्रासंगिक है। टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमनिज्म। ही बिलीव दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट टू मेक अ चाइल्ड डिग्री होल्डर, मतलब हमें बच्चे को सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं बनाना है, बट टू मेक देम अ कंप्लीट ह्यूमन, हमें उसको एक मतलब क्या बनाना है, एक तरह से पूर्ण मानव बनाना है। पूर्ण मानव का यही मतलब है कि उसका वो सर्वांगीण विकास हो, उसके अंदर हर चीज़ के बारे में ज्ञान हो, हर कला उसको आती हो, ऐसा उनका मानना था। हिज आइडियाज ऑफ एक्सपीरियंसल, उनका जो विचार था उसके अनुसार जो है मतलब एक्सपीरियंसल एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आर हाईली रिलेवेंट इन टूडेज NEP 2020। उनका जो विचार था कि मतलब अनुभव आधारित शिक्षा और कला एकीकृत जो शिक्षा होनी चाहिए वो हमारे आज के दौर में जो NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें बहुत ज़्यादा उसको प्रासंगिक किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज की वीडियो में हमने टैगोर के बारे में बात की कि टैगोर का जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन क्या था इसके बारे में, और पाठ्यक्रम को लेकर इनके क्या विचार थे इसके बारे में हमने अध्ययन किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा गिज्जू भाई पे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।